नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये पूरी रिपोर्ट देश के उन लाखों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों, कर्मचारियों और पीएफ खाता धारकों को समर्पित है जो लंबे समय से अपनी पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक बुढ़ापे से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस वीडियो में हम किसी अफवाह, अपुष्ट दावे या सनसनी फैलाने के बजाय ईपीएस 95 से जुड़े प्रमुख मुद्दों को सरल भाषा में समझेंगे। न्यूनतम पेंशन की मांग, उच्च पेंशन का विकल्प, 2014 के बाद और पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों से जुड़ी प्रक्रिया, ईपीएफओ की प्रशासनिक व्यवस्था, पेंशन भुगतान में आने वाली संभावित दिक्कतें, पेंशन भोगियों की चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी मांगें तथा सरकार और संबंधित संस्थाओं के सामने रखे जा रहे प्रस्ताव। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिनके परिवार में कोई ईपीएस 95 पेंशन भोगी है। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करना नहीं, बल्कि उपलब्ध जानकारी को आसान भाषा में आपके सामने रखना है ताकि पेंशन भोगी अपने अधिकारों और लागू नियमों को बेहतर तरीके से समझ सकें। ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 लंबे समय से देश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। इस योजना से जुड़े पेंशन भोगियों की सबसे प्रमुख मांगों में न्यूनतम पेंशन को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह तथा महंगाई भत्ता देने की मांग शामिल रही है। इसके साथ ही बेहतर चिकित्सा सुविधा, पेंशन की समीक्षा, परिवार पेंशन, उच्च पेंशन के विकल्प और पुराने मामलों के शीघ्र निपटारे जैसी मांगें भी अलग अलग मंचों पर उठती रही हैं। यहां एक बात स्पष्ट समझना जरूरी है कि किसी संगठन, कर्मचारी समूह या पेंशन भोगी मंच की मांग अपने आप सरकारी मंजूरी या कानून नहीं बन जाती। जब तक केंद्र सरकार या सक्षम प्राधिकारी की ओर से आधिकारिक आदेश, अधिसूचना या अधिनियम में बदलाव नहीं होता, तब तक मांग को मांग के रूप में ही समझना चाहिए। इसलिए 7,500 रुपये प्लस डीए को वर्तमान में सभी ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए लागू निश्चित राशि बताना सही नहीं होगा। ये एक महत्वपूर्ण मांग है जिसके समर्थन में पेंशन भोगी संगठन लंबे समय से अपनी आवाज उठाते रहे हैं। ईपीएस 95 के मुद्दे को समझने के लिए सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि पेंशन व्यवस्था किन परिस्थितियों में काम करती है। किसी व्यक्ति की पेंशन उसकी सदस्यता, सेवा अवधि, पेंशन योग्य वेतन और लागू नियमों के आधार पर निर्धारित होती है। इसी कारण अलग अलग पेंशन भोगियों की पेंशन राशि अलग हो सकती है। कई बार सोशल मीडिया पर एक निश्चित राशि को सभी पेंशन भोगियों के लिए लागू बताकर संदेश प्रसारित हो जाते हैं, जबकि वास्तविक स्थिति व्यक्तिगत रिकॉर्ड और लागू नियमों पर निर्भर करती है। इसलिए यदि किसी पेंशन भोगी को अपनी वास्तविक पेंशन स्थिति जाननी है तो उसे अपने पीपीओ, ईपीएफओ रिकॉर्ड, बैंक खाते में आने वाली राशि और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की जानकारी को प्राथमिकता देनी चाहिए। किसी वायरल संदेश के आधार पर पेंशन में बदलाव मान लेना उचित नहीं है। पिछले वर्षों में ईपीएस 95 के अंतर्गत उच्च पेंशन का विषय विशेष रूप से चर्चा में रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले के बाद पात्र कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन से संबंधित प्रक्रिया को लेकर बड़ी संख्या में आवेदन और दस्तावेजी कार्रवाई हुई। इसके बाद ईपीएफओ की ओर से प्रक्रिया, विकल्प, संयुक्त विकल्प और संबंधित दस्तावेजों को लेकर निर्देश जारी किए गए। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर कर्मचारी की पात्रता समान नहीं होती। उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले सदस्य के लिए लागू नियमों, सेवा अवधि, वास्तविक वेतन, अंशदान और उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच आवश्यक होती है। इसलिए यह कहना कि हर पुराने पेंशन भोगी को स्वतः बढ़ी हुई पेंशन मिल जाएगी सही नहीं होगा। इसी तरह यह कहना भी उचित नहीं है कि हर आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है। वास्तविक स्थिति व्यक्ति विशेष के रिकॉर्ड और ईपीएफओ की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। यहीं से एक बड़ी समस्या सामने आती है, पुराने रिकॉर्ड की उपलब्धता। दशकों पहले सेवानिवृत्त हुए कई कर्मचारियों के मामले में वेतन, अंशदान और सेवा से संबंधित दस्तावेज डिजिटल रूप में उपलब्ध न होने की स्थिति हो सकती है। कई कंपनियां बंद हो चुकी हैं, कुछ संस्थानों का विलय हो गया, कुछ रिकॉर्ड स्थानांतरित हो गए और कुछ पुराने कागजात समय के साथ खराब या अनुपलब्ध हो सकते हैं। ऐसे मामलों में पेंशन भोगियों के लिए दस्तावेज जुटाना निश्चित रूप से कठिन हो सकता है। लेकिन इसे हर मामले में जानबूझकर परेशान करने की नीति बताने के बजाय
प्रशासनिक रिकॉर्ड सत्यापन की चुनौती के रूप में समझना अधिक उचित होगा। पेंशन भोगियों की मांग ये रही है कि पुराने मामलों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए, उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड और नियोक्ता के अन्य प्रमाणों का उपयोग किया जाए और केवल ऐसे दस्तावेजों के अभाव में लाभ को अनिश्चित काल तक लंबित न रखा जाए जिन्हें बुजुर्ग व्यक्ति के लिए जुटाना लगभग असंभव हो। उच्च पेंशन से जुड़े कई मामलों में अतिरिक्त राशि जमा कराने या अंशदान समायोजन की प्रक्रिया भी सामने आई है। कुछ पात्र मामलों में पेंशन फंड के लिए आवश्यक अतिरिक्त अंशदान या समायोजन का प्रश्न पैदा हुआ। यहां भी हर मामले की स्थिति अलग हो सकती है, इसलिए सोशल मीडिया पर यह कहना कि सभी पेंशन भोगियों से एक समान रकम ली गई या सभी से लाखों रुपए वसूले गए बिना दस्तावेज के सही नहीं माना जा सकता। किसी व्यक्ति को अगर ईपीएफओ की ओर से डिमांड नोटिस प्राप्त हुआ है तो उसमें लिखी राशि, अवधि, गणना और भुगतान की अंतिम तिथि को ध्यान से देखना चाहिए। भुगतान करने से पहले संबंधित ईपीएफओ कार्यालय या आधिकारिक पोर्टल से जानकारी की पुष्टि करना सबसे सुरक्षित तरीका है। अब बात आती है पेंशन भुगतान की। सामान्य रूप से पेंशन का समय पर बैंक खाते में पहुंचना किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी राशि से दवाइयां, राशन, बिजली, किराया और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती हैं। इसलिए पेंशन भुगतान में किसी भी प्रकार की तकनीकी या बैंकिंग समस्या होने पर उसका समाधान शीघ्र होना जरूरी है। कभी कभी बैंक स्तर पर अकाउंट वैलिडेशन, केवाईसी, लाइफ सर्टिफिकेट, पीपीओ विवरण या अन्य कारणों से समस्या पैदा हो सकती है। दूसरी ओर ईपीएफओ से संबंधित डेटा या भुगतान प्रक्रिया में तकनीकी बाधा भी किसी मामले को प्रभावित कर सकती है। लेकिन किसी विशेष महीने की पेंशन देश भर के लाखों लोगों के लिए एक साथ रोक दी गई है, ऐसा दावा केवल आधिकारिक सूचना के आधार पर ही किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर चलने वाले आंकड़ों को सीधे सरकारी आंकड़ा मान लेना उचित नहीं है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण से संबंधित प्रक्रिया ने भी पेंशन प्रणाली को अधिक डिजिटल बनाने में भूमिका निभाई है। डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सही व्यक्ति को पेंशन मिलती रहे और मृत व्यक्ति के नाम पर भुगतान जैसी समस्याओं को रोका जा सके। लेकिन बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल सत्यापन कभी कभी चुनौती बन सकता है। उम्र बढ़ने के साथ उंगलियों के निशान की पहचान में समस्या, इंटरनेट कनेक्टिविटी, बायोमेट्रिक मशीन की खराबी, आधार में नाम की अलग स्पेलिंग या रिकॉर्ड में छोटी मोटी विसंगतियां तकनीकी कठिनाई पैदा कर सकती हैं। ऐसे मामलों में पेंशन भोगियों को वैकल्पिक सत्यापन और शिकायत निवारण व्यवस्था की जानकारी उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य तभी सफल माना जाएगा जब डिजिटल सुविधा बुजुर्गों के लिए सुविधा बने, बाधा नहीं। यहां पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण सावधानी भी जरूरी है। कोई भी व्यक्ति फोन करके ओटीपी, बैंक पिन, एटीएम पिन, आधार ओटीपी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड मांगे तो उसे जानकारी बिल्कुल न दें। ईपीएफओ या बैंक से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के नाम पर अनजान व्यक्ति को पैसे भेजना भी जोखिम भरा हो सकता है। यदि कोई डिमांड, नोटिस या भुगतान संबंधी संदेश प्राप्त होता है तो उसके स्रोत की जांच करें। आधिकारिक ईपीएफओ वेबसाइट, संबंधित कार्यालय और अपने बैंक के आधिकारिक माध्यम से जानकारी सत्यापित करें। पेंशन का मुद्दा गंभीर है, इसलिए भावनात्मक संदेशों के बजाय दस्तावेज और आधिकारिक रिकॉर्ड को प्राथमिकता देना जरूरी है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की सबसे चर्चित मांगों में 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ता शामिल है। इस मांग के पीछे तर्क यह है कि वर्तमान जीवन यापन लागत में बहुत कम पेंशन पर बुजुर्गों के लिए सम्मानजनक जीवन कठिन हो सकता है। दवाइयों, भोजन, आवास और चिकित्सा खर्च लगातार महत्वपूर्ण बने हुए हैं। पेंशन भोगी संगठन इसलिए न्यूनतम पेंशन में पर्याप्त वृद्धि और चिकित्सा सुरक्षा की मांग करते रहे हैं। सरकार की ओर से किसी भी प्रस्ताव को लागू करने के लिए वित्तीय प्रभाव, पेंशन फंड की स्थिति, लाभार्थियों की संख्या और दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा नीति जैसे अनेक पहलुओं का अध्ययन करना पड़ता है। इसलिए किसी मांग के महत्व और उसके कानूनी रूप से लागू होने के बीच का अंतर समझना जरूरी है। इसी संदर्भ में चिकित्सा सुविधा का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। बुजुर्गों की उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य खर्च बढ़ सकता है और कम पेंशन वाले परिवारों पर इसका सीधा असर पड़ता है। ईपीएस 95 से जुड़े कई प्रतिनिधि समूह पेंशन भोगियों और उनके परिवारों के लिए बेहतर या निःशुल्क चिकित्सा सुविधा की मांग करते रहे हैं। हालांकि किसी नई चिकित्सा सुविधा को सार्वभौमिक अधिकार के रूप में लागू करने के लिए सरकार की आधिकारिक नीति,
बजट और संबंधित नियमों में बदलाव आवश्यक होगा। इसलिए जब तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी न हो, तब तक इसे प्रस्ताव या मांग के रूप में ही प्रस्तुत करना सही रहेगा। अब उस विषय पर आते हैं जिसे लेकर पिछले कुछ समय से काफी भ्रम देखने को मिलता है। सरकार, ईपीएफओ और पेंशन फंड के निवेश। ईपीएफओ के निवेश को लेकर अक्सर ईटीएफ और शेयर बाजार से जुड़े आंकड़े सोशल मीडिया पर चर्चा में आते हैं। ईपीएफओ की निवेश नीति के अंतर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार विभिन्न साधनों में निवेश किया जाता है और ईटीएफ भी इसमें एक हिस्सा रहा है। लेकिन यह कहना कि शेयर बाजार से प्राप्त पूरा लाभ सीधे पेंशन भोगियों को बांट दिया जाना चाहिए या किसी अधिकारी की व्यक्तिगत जेब में जा रहा है, बिना प्रमाण के गंभीर आरोप होगा। वास्तविकता यह है कि निवेश से जुड़े लाभ, मूल्यांकन, लेखांकन और फंड के उपयोग के नियम अलग अलग होते हैं। इसलिए इस विषय पर बात करते समय आधिकारिक वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय विवरण और निवेश नीति को आधार बनाना चाहिए। पेंशन फंड की वित्तीय स्थिति को लेकर भी कई प्रकार के दावे किए जाते हैं। किसी योजना की पेंशन बढ़ाने के लिए केवल राजनीतिक इच्छा पर्याप्त नहीं होती, इसके लिए दीर्घकालिक वित्तीय गणना करनी पड़ती है। लाभार्थियों की संख्या कितनी है, भविष्य में कितने नए पेंशन भोगी जुड़ेंगे, अंशदान कितना आ रहा है, निवेश से कितना रिटर्न मिल रहा है और अतिरिक्त सरकारी सहायता की आवश्यकता कितनी होगी। इन सभी प्रश्नों का वित्तीय अध्ययन जरूरी होता है। इसलिए 7,500 रुपए की मांग पर चर्चा करते समय केवल वर्तमान खर्च नहीं, बल्कि अगले कई वर्षों का वित्तीय प्रभाव भी देखना होगा। ईपीएस 9/5 से जुड़े आंदोलन और संगठनों की भूमिका भी इस पूरी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विभिन्न पेंशन भोगी संगठन लंबे समय से अपनी मांगों को सरकार और ईपीएफओ के सामने रखते रहे हैं। राष्ट्रीय संघर्ष समिति जैसे संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधा जैसी मांगों को उठाया है। इन संगठनों की ओर से जारी प्रेस नोट, ज्ञापन, बैठक और आंदोलन की जानकारी पेंशन भोगियों तक पहुंचती रहती है। लेकिन किसी संगठन की घोषणा को सरकारी निर्णय समझना उचित नहीं है। आंदोलन की मांग और सरकार का अंतिम निर्णय दो अलग अलग चीजें हैं। इसी तरह किसी कथित 48 घंटे के अल्टीमेटम को भी तब तक सरकारी निर्णय या निश्चित परिणाम के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए जब तक संबंधित संस्था की आधिकारिक पुष्टि न हो। किसी संगठन द्वारा सरकार को समय सीमा देना आंदोलन की रणनीति हो सकती है, लेकिन उससे अपने आप पेंशन में बदलाव या भुगतान का आदेश जारी नहीं हो जाता। इसलिए हमारी कोशिश ये रहेगी कि आंदोलन की खबर को आंदोलन की खबर के रूप में और सरकारी आदेश को सरकारी आदेश के रूप में ही प्रस्तुत किया जाए। इससे पेंशन भोगियों को गलत उम्मीद या अनावश्यक चिंता से बचाया जा सकता है। आज के समय में सोशल मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी हो चुकी है। कोई भी वीडियो कुछ घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, लेकिन इसी गति के कारण गलत जानकारी भी तेजी से फैलती है। उदाहरण के लिए किसी पुराने आदेश को नया बताकर वायरल कर देना, किसी संगठन के बयान को सरकारी घोषणा बताना, किसी एक पेंशन भोगी की समस्या को पूरे देश की समस्या बताना या किसी प्रस्तावित राशि को लागू राशि के रूप में प्रस्तुत करना, ये सभी बातें भ्रम पैदा कर सकती हैं। इसलिए हर पेंशन भोगी को खबर सुनने के बाद उसके स्रोत की जांच करनी चाहिए। तारीख देखें, आदेश संख्या देखें, विभाग का नाम देखें और संभव हो तो मूल दस्तावेज पढ़ें। पेंशन भोगियों के लिए सबसे उपयोगी तरीका यह है कि अपने दस्तावेज व्यवस्थित रखें। पीपीओ नंबर, यूएएन, आधार से संबंधित जानकारी, बैंक खाता विवरण, पुराने नियुक्ति और सेवा प्रमाण, वेतन से जुड़े दस्तावेज, एम्प्लॉय डिटेल्स और ईपीएफओ करेस्पॉन्डेंस को सुरक्षित रखना चाहिए। जिन मामलों में उच्च पेंशन का विकल्प या कोई अन्य दावा किया गया है, वहां आवेदन की एक्नॉलेजमेंट और संबंधित करेस्पॉन्डेंस भी संभाल कर रखें। यदि किसी मामले में भुगतान किया गया है तो ट्रांजैक्शन प्रूफ सुरक्षित रखें। किसी विवाद की स्थिति में यही दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। 2014 से पहले और बाद में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संदर्भ में भी कई बार सामान्यीकृत बातें सामने आती हैं। वास्तव में पेंशन का अधिकार केवल रिटायरमेंट डेट देखकर तय नहीं किया जा सकता। संबंधित व्यक्ति की सदस्यता, स्कीम स्टेटस, पेंशनेबल सर्विस, कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स और लागू न्यायिक या प्रशासनिक निर्देशों को देखना पड़ता है। 2014 से पहले सेवानिवृत्त लोगों के लिए पुराने रिकॉर्ड और उच्च पेंशन से संबंधित मामलों में विशेष जटिलताएं हो सकती हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति अलग है। इसलिए किसी एक वायरल वीडियो के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं कि सभी पुराने पेंशनरों का मामला एक जैसा है। सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के निर्णय का संदर्भ ईपीएस
9(5) के उच्च पेंशन विवाद में अक्सर दिया जाता है। इस फैसले के बाद पात्र सदस्यों के लिए उच्च पेंशन विकल्प से जुड़ी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता बना। इसके बाद ईपीएफओ की ओर से समय समय पर दिशा निर्देश और प्रक्रियाएं जारी की गईं। लेकिन अदालत का फैसला और उसके बाद की प्रशासनिक प्रक्रिया दोनों को साथ समझना जरूरी है। अदालत ने किसी एक निश्चित राशि की न्यूनतम पेंशन लागू नहीं की थी, इसलिए 7,500 रुपए प्लस डीए की मांग को सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का परिणाम बताना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। यह पेंशनभोगी संगठनों की प्रमुख मांग है, जिसे सरकार के सामने उठाया जाता रहा है। इस पूरे मुद्दे का एक सामाजिक पक्ष भी है। किसी व्यक्ति ने यदि 3 दशक या उससे अधिक समय तक नौकरी की है और सेवानिवृत्ति के बाद उसकी आय बहुत कम हो जाती है, तो उसके जीवन पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। वृद्धावस्था में नियमित आय का महत्व बहुत बढ़ जाता है। यही कारण है कि न्यूनतम पेंशन की मांग केवल रुपए पैसे का मामला नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन का मुद्दा भी है। सरकार और नीति निर्माताओं के सामने चुनौती यही है कि सामाजिक सुरक्षा का विस्तार वित्तीय रूप से टिकाऊ तरीके से कैसे किया जाए। इसी तरह आज काम कर रहे कर्मचारियों के लिए भी यह विषय महत्वपूर्ण है। वर्तमान कर्मचारी ये मानकर नहीं चल सकते कि रिटायरमेंट के बाद व्यवस्था बिल्कुल वैसी ही रहेगी जैसी आज है। पेंशन योजनाएं समय के साथ बदलती हैं, इसलिए हर कर्मचारी को अपनी पीएफ और पेंशन कंट्रीब्यूशन की जानकारी समझनी चाहिए, नॉमिनी डिटेल्स अपडेट रखनी चाहिए और रिटायरमेंट प्लानिंग को केवल सरकारी पेंशन पर निर्भर नहीं रखना चाहिए। ईपीएफओ स्टेटमेंट की समय समय पर जांच करना, केवाईसी सही रखना और अपने एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स सुरक्षित रखना भविष्य में बहुत उपयोगी हो सकता है। अब बात करते हैं सरकार की अन्य पेंशन व्यवस्थाओं की। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के संदर्भ में ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस को लेकर भी व्यापक चर्चा हुई है। इन योजनाओं को ईपीएस 9(5) से अलग समझना आवश्यक है। ईपीएस 9(5) मुख्य रूप से ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारियों की पेंशन योजना है, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था अलग नियमों और योजनाओं के अंतर्गत आती है। इसलिए ओपीएस या यूपीएस से संबंधित किसी सरकारी कर्मचारी के निर्णय को सीधे ईपीएस 9(5) पेंशन भोगियों पर लागू समझ लेना सही नहीं होगा। अलग अलग योजनाओं की फंडिंग, एलिजिबिलिटी, कंट्रीब्यूशन और बेनिफिट स्ट्रक्चर अलग हैं। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का विषय भी कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन केंद्रीय वेतन आयोग से संबंधित प्रस्ताव, सिफारिश और अंतिम निर्णय को आधिकारिक स्रोतों से ही समझना चाहिए। किसी भी संभावित फिटमेंट फैक्टर या मिनिमम बेसिक पे को तब तक निश्चित आंकड़ा नहीं माना जाना चाहिए जब तक संबंधित प्रक्रिया के बाद आधिकारिक घोषणा न हो। सोशल मीडिया पर कई बार संभावित आंकड़ों को अंतिम निर्णय की तरह प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनरों में गलत अपेक्षाएं पैदा होती हैं। ईपीएस 9(5) के मामले में भी यही सावधानी लागू होती है। यदि भविष्य में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, डीए जोड़ने, चिकित्सा सुविधा देने या पेंशन फॉर्मूला बदलने से संबंधित कोई आधिकारिक निर्णय आता है, तो उसकी जानकारी आदेश, संख्या और तारीख के साथ सामने रखी जानी चाहिए। केवल किसी नेता का बयान, संगठन का प्रेस नोट या सोशल मीडिया पोस्ट सरकारी अधिसूचना का विकल्प नहीं है। हमारा प्रयास यही रहेगा कि जहां बात मांग की हो वहां उसे मांग बताया जाए, जहां बात प्रस्ताव की हो वहां प्रस्ताव बताया जाए और जहां सरकारी आदेश हो वहां उसे आधिकारिक निर्णय के रूप में प्रस्तुत किया जाए। पेंशन भोगियों के लिए शिकायत निवारण भी बेहद महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति की पेंशन क्रेडिट नहीं हुई है, पीपीओ में समस्या है, लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं हुआ है या हायर पेंशन एप्लीकेशन में कोई दिक्कत है, तो शिकायत को लिखित रूप में दर्ज करना चाहिए। शिकायत की एक्नॉलेजमेंट सुरक्षित रखें। जरूरत पड़ने पर ईपीएफओ के ग्रीवेंस मैकेनिज्म और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। बैंक से जुड़ी समस्या हो तो बैंक में भी शिकायत दर्ज करें। कई मामलों में समस्या ईपीएफओ के बजाय बैंक स्तर पर हो सकती है और कई मामलों में इसका उल्टा भी संभव है। इसलिए समस्या का स्रोत पहचानना जरूरी है। यह भी याद रखें कि हर पेंशन भुगतान में देरी का मतलब यह नहीं कि पूरी योजना बंद हो गई है। कभी कभी इंडिविजुअल अकाउंट, केवाईसी, लाइफ सर्टिफिकेट, बैंक वेरिफिकेशन या अन्य तकनीकी कारण से भुगतान प्रभावित हो सकता है। इसी तरह यदि किसी एक व्यक्ति को भुगतान मिल गया और दूसरे को नहीं मिला, तो यह जरूरी नहीं कि पूरे देश की पेंशन व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव हो गया है। इसलिए व्यक्तिगत अनुभव को राष्ट्रीय स्थिति का प्रमाण बनाने से पहले आधिकारिक आंकड़े देखना चाहिए। आज की इस रिपोर्ट का उद्देश्य किसी सरकार या अधिकारी को दोषी घोषित करना नहीं है।
लोकतंत्र में सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना, पेंशन की मांग रखना और प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार की मांग करना नागरिकों का अधिकार है। लेकिन उसी के साथ जिम्मेदारी भी है कि आरोप और तथ्य के बीच अंतर रखा जाए। यदि किसी विभाग की गलती का प्रमाण है तो उसे दस्तावेज के साथ सामने लाना चाहिए। यदि किसी पेंशन भोगी को अन्याय हुआ है तो उसकी शिकायत को उचित मंच पर दर्ज करना चाहिए। इससे आंदोलन की विश्वसनीयता भी मजबूत होती है। पेंशन भोगी संगठनों के लिए भी यही बात महत्वपूर्ण है। जब कोई संगठन हजारों या लाखों बुजुर्गों की आवाज उठाता है तो उसके प्रत्येक बयान का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इसलिए आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए आधिकारिक दस्तावेज, संसद में पूछे गए प्रश्न, सरकारी उत्तर, न्यायालय के आदेश और ईपीएफओ के सर्कुलर को व्यवस्थित तरीके से जनता तक पहुंचाना उपयोगी होगा। भावनात्मक अपील लोगों को जोड़ सकती है, लेकिन स्थायी नीति परिवर्तन के लिए आंकड़े, दस्तावेज और स्पष्ट मांग आवश्यक होते हैं। देश के पेंशन भोगियों की सबसे बड़ी ताकत उनकी संख्या से ज्यादा उनकी एकजुटता और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक भागीदारी है। ज्ञापन देना, सांसदों और जनप्रतिनिधियों से मिलना, आधिकारिक शिकायत दर्ज करना, आरटीआई जैसे वैधानिक माध्यमों का इस्तेमाल करना और अदालत में उचित कानूनी रास्ता अपनाना ऐसे तरीके हैं जिनसे किसी मांग को संस्थागत रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। किसी भी आंदोलन को कानून के दायरे में और शांतिपूर्ण तरीके से चलाना ही सबसे प्रभावी रास्ता है। सोशल मीडिया पर अभियान चलाने वाले साथियों से भी एक बात कहना जरूरी है। यदि आप ईपीएस 95 से संबंधित कोई पोस्ट या वीडियो बनाते हैं तो उसमें तारीख और स्रोत का उल्लेख करें। यदि कोई आंकड़ा है तो बताएं कि वो कहां से आया है। यदि कोई मांग है तो उसे मांग के रूप में लिखें। यदि कोई सरकारी आदेश है तो उसका आधिकारिक रेफरेंस दें। इस तरह आपकी पोस्ट ज्यादा विश्वसनीय बनेगी और गलत सूचना फैलने की संभावना कम होगी। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि पेंशन भोगियों की आवाज केवल भावनात्मक न रहे बल्कि दस्तावेजों और तथ्यों पर आधारित हो। उदाहरण के लिए, यदि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए की मांग की जा रही है तो उसके पीछे आर्थिक गणना, पेंशन भोगियों की वास्तविक जरूरत, संभावित वित्तीय बोझ और फंड की स्थिति पर ठोस अध्ययन भी सामने आना चाहिए। इसी तरह मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग के साथ यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि सुविधा किस स्तर पर, किन अस्पतालों में और किस वित्तीय मॉडल के तहत दी जा सकती है। स्पष्ट प्रस्ताव से नीति निर्माताओं के लिए निर्णय लेना आसान होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पेंशन भोगियों को आपस में विभाजित करने वाली भाषा से बचना चाहिए। किसी को फेक न्यूज कह देना या किसी दूसरे को सरकार का समर्थक बताकर अपमानित करना समस्या का समाधान नहीं है। यदि किसी खबर में गलती है तो दस्तावेज के साथ सुधार बताइए। यदि कोई व्यक्ति सही जानकारी दे रहा है तो उसे तथ्य के आधार पर समर्थन दीजिए। पेंशन का मुद्दा किसी एक राजनीतिक दल का विषय नहीं है। यह सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा विषय है और इसका समाधान दीर्घकालिक नीति से ही निकलेगा। इसलिए आज की सबसे बड़ी अपील यही है कि ईपीएस 95 से जुड़े हर साथी अपने अधिकारों के साथ अपने दस्तावेजों को भी मजबूत रखें, अपनी पेंशन डिटेल्स जांचें, पीपीओ सुरक्षित रखें, बैंक खाते की जानकारी अपडेट रखें, जीवन प्रमाण की स्थिति समय पर जांचें और किसी भी समस्या का रिकॉर्ड लिखित रूप में रखें। यदि आपका मामला उच्च पेंशन से संबंधित है तो अपने आवेदन और ईपीएफओ कम्युनिकेशन को संभाल कर रखें। यदि कोई भुगतान किया गया है तो उसकी रिसीट सुरक्षित रखें। भविष्य में किसी विवाद के समय यही दस्तावेज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। अब उस बड़ी मांग पर फिर लौटते हैं जिसने ईपीएस 95 आंदोलन को वर्षों से सबसे अधिक चर्चा में रखा है। 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ता। इस मांग को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में पेंशन भोगी संगठन अपनी आवाज उठाते रहे हैं। उनका तर्क है कि वर्तमान जीवन यापन लागत को देखते हुए बहुत कम पेंशन पर जीवन चलाना कठिन है। सरकार की ओर से इस प्रकार की मांग पर निर्णय लेते समय वित्तीय स्थिरता, फंड की स्थिति, लाभार्थियों की संख्या और सामाजिक सुरक्षा की व्यापक नीति का अध्ययन करना पड़ता है। इसलिए जब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक 7,500 रुपए को मांग के रूप में ही प्रस्तुत करना तथ्यात्मक और जिम्मेदार पत्रकारिता होगी। इसी प्रकार महंगाई भत्ते की मांग भी पेंशन भोगी संगठनों की ओर से उठाई जाती रही है। महंगाई बढ़ने के साथ फिक्स्ड पेंशन की वास्तविक परचेसिंग पावर कम हो सकती है। यही कारण है कि कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में इन्फ्लेशन लिंक्ड सपोर्ट की चर्चा होती है, लेकिन ईपीएस 95 में ऐसा कोई नया लाभ लागू हुआ है या नहीं,
इसकी पुष्टि संबंधित सरकारी नियमों से ही करनी चाहिए। सोशल मीडिया के किसी संदेश को देखकर अपने बैंक खाते में नई राशि आने की उम्मीद करना सही नहीं होगा। ईपीएस 9/5 का भविष्य केवल आंदोलन से नहीं बल्कि नीति, वित्त और प्रशासन के बीच संतुलन से तय होगा। पेंशन भोगियों की मांगें जितनी स्पष्ट और तथ्यात्मक होंगी, उनकी आवाज उतनी ही प्रभावी होगी। सरकार के लिए भी यह जरूरी है कि पेंशन भोगियों की समस्याओं पर पारदर्शी संवाद हो, पुराने मामलों के लिए सरल प्रक्रिया बने, डिजिटल सिस्टम में सहायता उपलब्ध हो और शिकायतों का समयबद्ध समाधान किया जाए। इससे केवल वर्तमान पेंशन भोगियों को राहत नहीं मिलेगी बल्कि भविष्य की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा भी मजबूत होगा। आज की इस पूरी रिपोर्ट का सार यही है कि ईपीएस 9/5 के मुद्दे पर भावनाएं बहुत मजबूत हैं, मांगे लंबे समय से जारी हैं और कई पेंशन भोगी वास्तविक आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। लेकिन इस संघर्ष को मजबूत बनाने के लिए तथ्य, दस्तावेज और आधिकारिक जानकारी सबसे जरूरी है। 7,500 रुपए प्लस डीए एक प्रमुख मांग है। इसे सरकारी रूप से लागू लाभ तभी माना जाएगा जब सक्षम प्राधिकारी की आधिकारिक अधिसूचना सामने आए। उच्च पेंशन का मामला सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के निर्णय और उसके बाद की ईपीएफओ प्रक्रिया से जुड़ा है। इसलिए पात्रता और दस्तावेजों के आधार पर व्यक्तिगत स्थिति देखना जरूरी है। पेंशन भुगतान में समस्या होने पर पहले अपने खाते, लाइफ सर्टिफिकेट, केवाईसी, पीपीओ और बैंक रिकॉर्ड की जांच करें और फिर संबंधित संस्था में शिकायत दर्ज करें। चिकित्सा सुविधा की मांग भी महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी नए कानून या सुविधा की घोषणा का दावा केवल आधिकारिक स्रोत के आधार पर किया जाना चाहिए। दोस्तों, इस समय सबसे जरूरी है कि हम खबर और अफवाह के बीच अंतर समझें। किसी वीडियो में बड़ी संख्या, बड़ा दावा या बड़ा हेडलाइन सुनाई दे तो तुरंत विश्वास करने के बजाय उसका स्रोत देखिए। यदि जानकारी सरकारी आदेश से जुड़ी है तो आदेश की तारीख और संख्या देखिए। यदि मामला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है तो निर्णय का वास्तविक संदर्भ देखिए। यदि किसी संगठन का आंदोलन है तो उसके आधिकारिक बयान और कार्यक्रम की जानकारी देखिए। यही तरीका हमें गलत सूचना से बचाएगा और सही मुद्दे को मजबूत बनाएगा। देश के सभी ईपीएस 9/5 पेंशन भोगियों, कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए हमारा संदेश स्पष्ट है। अपने अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाइए, लेकिन किसी अपुष्ट दावे को तथ्य बनाकर आगे मत बढ़ाइए। किसी अधिकारी या व्यक्ति पर बिना प्रमाण गंभीर आरोप लगाने से बचिए। अपनी शिकायत का रिकॉर्ड रखिए, अपने दस्तावेज संभालिए, जरूरत पड़ने पर कानूनी और आधिकारिक रास्ते का इस्तेमाल कीजिए। यही एक मजबूत और जिम्मेदार पेंशन आंदोलन की पहचान हो सकती है। और अंत में उन बुजुर्ग पेंशन भोगियों की बात जिन्हें हर महीने अपनी पेंशन का इंतजार रहता है। किसी भी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की असली परीक्षा यही होती है कि वो सबसे कमजोर और सबसे जरूरतमंद व्यक्ति तक कितनी आसानी से पहुंचती है। अगर किसी बुजुर्ग को तकनीकी समस्या के कारण अपने ही लाभ के लिए बार बार कार्यालय जाना पड़ रहा है तो व्यवस्था को उस समस्या का समाधान करना चाहिए। अगर पुराने रिकॉर्ड के कारण कोई मामला वर्षों तक लंबित है तो उसके लिए सरल और मानवीय प्रक्रिया पर विचार होना चाहिए। अगर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग है तो उसके आर्थिक और सामाजिक प्रभाव का गंभीर अध्ययन होना चाहिए। और अगर किसी पेंशन भोगी को शिकायत है तो उसकी शिकायत सुनने के लिए प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए। यही वो रास्ता है जिससे ईपीएस 9/5 की बहस केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि वास्तविक नीति चर्चा में बदलेगी। पेंशन भोगियों की मांगों को सम्मान के साथ सुना जाना चाहिए और सरकार की ओर से भी जो निर्णय हो वे स्पष्ट और आधिकारिक रूप से जनता के सामने आने चाहिए। पारदर्शिता जितनी अधिक होगी, अफवाहें उतनी ही कम होगी। इसलिए आज की रिपोर्ट को केवल एक वीडियो समझकर आगे मत बढ़ाइए। यदि आपके परिवार में कोई ईपीएस 9/5 पेंशन भोगी है तो उसके दस्तावेजों की स्थिति जरूर जांचिए। पीपीओ, बैंक विवरण, केवाईसी और जीवन प्रमाण जैसी महत्वपूर्ण चीजों को व्यवस्थित रखिए। किसी भी संदिग्ध फोन कॉल या संदेश से सावधान रहिए। और यदि आपके पास कोई सरकारी आदेश या